नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आयकर या इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे और आपको इससे जुड़ी कानूनी जानकारी भी देंगे। भारत में नौकरी, कारोबार या पेशे से आमदनी वाले हर व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स चुकाना आवश्यक है। इसके लिए शर्त यह है कि आपकी आमदनी टैक्स छूट की आम सीमा 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। कारोबारियों को बिक्री और मुनाफे के आधार पर टैक्स जमा करना पड़ता है। इस मामले में राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिली हुई है जिनकी कमाई बेसिक छूट की सीमा से कम है। अगर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचत वाले निवेश विकल्पों में पैसे लगाते हैं तो इसके जरिए 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की कमाई या इनकम टैक्स चरणबद्ध तरीके से लगता है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी ज्यादा होता जाएगा। वास्तव में इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स की दरें तय की जाती हैं। सरकार हर साल केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स स्लैब रेट की समीक्षा करती है। आयकर विभाग कुछ आवश्यक समय सीमा डालता है जो करदाताओं को कर रिटर्न दाखिल करते समय प्रत्येक वर्ष का पालन करना चाहिए। निवेश प्रमाण जमा करने की तारीख रिटर्न दाखिल करने की तुलना में पहले है, इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए कर की समय सीमा पर नजर रखें। तो ये थी आयकर पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, स्वागत है आपका। तो आप आयकर से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी आज देने वाले हैं और अगर आपका इस मसले से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है तो आप भी राय ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 0120612793 और इसके साथ ही 0120612793 दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और आज के विषय से संबंधित आप भी प्रश्न कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों के लिए हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है। देखिए रेखा जी, आपने बताया कि जैसे 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 जब आमदनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकम टैक्स स्लैब की सीमा जो है वो बढ़ती है। जैसे किसी आदमी की आमदनी अगर 3 लाख रुपए है तो उसको लोवेस्ट वन सबसे नीचे वाला स्लैब। लेकिन अगर ये कहते हैं इसके बाद 3 लाख रुपए का स्लैब आता है, अगर 3 से 6 लाख किसी की आमदनी है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की आमदनी है तो 10% लगेगा। 9 से 12 लाख तक की आमदनी है तो उस पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की आमदनी है तो उस पर टैक्स लगेगा आपको 20%। लेकिन अगर 15 लाख से ऊपर की आमदनी किसी व्यक्ति की है तो उस पर टैक्स लगेगा 3%। ये तो होगा 3%। लेकिन मान लीजिए वो आदमी 50 लाख रुपए उसको कमाई कर रही है तो 50 लाख रुपए के बाद तो कमाई होनी चाहिए तो 30% टैक्स लगने के अलावा 4% जो है उस पर टैक्स भी लगाया जाएगा। एक तरह की लेवी भी लगाया जाएगा। ये तो है इनकम टैक्स स्लैब की यहाँ पर जो हिंदुस्तान में बना है और दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग तरीके से। तो इनकम टैक्स जैसे ये है इस तरह का ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर व्यक्ति को देना पड़ता है। जैसे कोई आदमी साबुन खरीदता है, तेल खरीदता है या कोई भी चीज खरीदता है तो उस पर जो टैक्स लगा हुआ होता है और वो पेमेंट जीएसटी के रूप में दुकानदार उसकी वसूल कर देता है तो वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स पर ये व्यक्ति की व्यक्तिगत कमाई पर लगाया जाता है। इसमें एक दो चीजें और ध्यान में रखने की जरूरत है कि इनकम टैक्स जो अगर बनता है तो यह आपकी आमदनी के आधार पर। अब आमदनी कैसे बनती है ये देखना होगा। जैसे आपने शुरू में कहा कि जो वेतन भोगी व्यक्ति है वो हुआ, या
कोई आदमी ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर उसकी आमदनी इस सीमा से अधिक है तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। और वो टैक्स कई बार लोग बचाने के तरीके। इनकम टैक्स के बाद जो होती है सैलरी स्लैब की बात जब आ गई सैलरी, तो सैलरी में क्या स्थिति आती है कि सैलरी दो तरह की हो गई है। एक तो ये हो गई है कि आपको टेक होम सैलरी माने घर जितना मिलता है ले जाने के लिए वो, और एक सैलरी है टीटीसी, उसको कंपनी के पास हमारे कंपनी को इतना खर्च आता है जितना पे आपको इतना एग्जेम्पशन मिलेगा। इस आधार पर यह स्लैब तय किया जाता है कि आपको कहाँ कहाँ मोहलत मिलेगी, कहाँ कहाँ रिलीफ मिलेगी, कैसे टैक्स लगेगा और कैसे नहीं टैक्स लगेगा, इस चीज की जानकारी जो है उसमें साफ साफ क्लियर है। जैसे आपकी बेसिक वेज मान लीजिए 20,000, 25,000, 50,000 है, तो उसके आधार पर वहां पर जाएगा। फिर उसमें टैक्सेबल इनकम क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम में मान लीजिए कोई को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, और वो आदमी हाउस रेंट अलाउंस पर खर्च नहीं करता है तो वो हाउस रेंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन लीव ट्रैवल अलाउंस जैसे जा रहा है तो छुट्टी पर अगर कहीं वो छुट्टी मनाने के लिए जा रहा है, प्लेन में उसका भाड़ा जा रहा है, खर्च हो रहा है, तो उस पर ये टैक्स नहीं लगेगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है। तो जब आप टैक्स के लिमिट में आते हैं तो बेसिक रेंट, उसमें बेसिक चीज होती है, बेसिक सैलरी और हाउस रेंट होता है। आपका ये जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस जो है एग्जेप्टेड होता है। और जब आप एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि उसमें प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, जब पीएफ का पैसा कटता है वो 8.33 होता है, और 8.33 आपकी बेसिक वेजेस से कट जाता है, वो टैक्स रिलीफ उस पर मिलता है, उसको आप स्लैब में नहीं रखते हैं, कहते हैं कि वो नहीं, वो टैक्स के बाहर, टैक्स लिमिट के बाहर है। तो कुछ ऐसी चीजें ऐसी है जिनको आप टैक्स स्लैब में नहीं रख सकते हैं, लेकिन टैक्स स्लैब में वही चीजें रखी जाती है जो आप टेक होम सैलरी पर ले जाते हैं। ये मेन चीज के साथ जी। सर, ये तो यहाँ पर हुई नौकरी करने वालों की बात, उसको आपने स्पष्ट यहाँ पर किया, लेकिन अगर कारोबारियों की हम बात करें तो कारोबारियों पर किस तरीके से टैक्स लगता है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कारोबारी मेन तो यहाँ पर आ गया कि सैलरी वाले का टैक्स छिपाया नहीं जाता, क्योंकि जितना उसका सैलरी मिलती है वो उसकी रिपोर्ट हो जाती है, इस नाते वो टैक्स की चोरी नहीं कर पाता। लेकिन जो टैक्स की चोरी खासतौर पर करते हैं वो कारोबारी लोग करते हैं, जो कि आमतौर पर ये कोई नई बात नहीं हम बता रहे हैं जिसको लेकर के कोई तरह की नई बात बताते हैं। कारोबारी लोग जो है वो तमाम तरह से वो टैक्स की चोरी करते हैं और टैक्स में नहीं पाते। लेकिन उनके लिए भी अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है तो उनको भी टैक्स स्लैब से आकर के और फिर टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद वो जितना भी जैसे आम मान लीजिए उनकी 10 लाख की आमदनी होती है तो 10 लाख आमदनी में भी एक टैक्स स्लैब है और उस आधार पर उनको देना पड़ेगा। कई कारोबारियों की इनकम जो है वो करोड़ों में होती है, तो वहां पर उनको 20% टैक्स देना ही पड़ेगा। और उस टैक्स को पूरी तरह से वो बता के देते हैं कि हमने ये इतना अमाउंट सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा दिया, इतना अमाउंट हमने बिजली के पेमेंट में लगा दिया, इतना हमने इस चीज का यहाँ पर बिल्डिंग मेंटेन करने में लगा दिया। तो कई चीजों के खर्चे वो काट करके वो कहते हैं हमारी जो नेट इनकम हुई है, नेट प्रॉफिट हुआ है, उस नेट प्रॉफिट पर हमारा टैक्स लगाया जाना चाहिए। और वही कारोबारियों के लिए है कि कारोबारी मान लीजिए किसी ने दुकान खोल रखी है और वो कारोबार करता है, तो दुकान में उसके किसी को उसमें नौकरी पर रखा उसने और वो उसके नौकरी की सैलरी काट देगा, उसमें बिजली का कितना खर्च आता है वो कुछ काट देगा, या उसके मेंटेनेंस में और कितना खर्च होता है, कन्वेयंस में कितना खर्च होता है, अपने यहाँ एम्प्लॉइज को उसने अगर मान लीजिए गाड़ी मुहैया कराई है ले जाने के लिए तो उस पर कितना खर्च आता है। इन सारी चीजें खर्चों को निपटा करके जो उसका नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट पर ही उसको टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स जो है अगर मान लीजिए 50 लाख तक हुआ तो 30% उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसमें कोई कमी दिखाई नहीं हो सकती है। हाँ, वो तरीका अगर बताता है कि देखिए इस तरीके से हमको टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए तो टैक्स एग्जम्पशन हो। कई मान लीजिए कई कर देते हैं कि LIC करा दिया या उसको हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में करा दिया, तो कुछ ऐसी चीजों पर उसको टैक्स का एग्जम्पशन मिलता है
और उनके अंतर्गत एसीसी के अंतर्गत वो जाते हैं और कहते हैं कि हमको टैक्स एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, और जो कि वो मिल भी जाता है। तो कारोबारियों के लिए भी करीब वही चीज है कि आप देखिए कि कितना आमदनी होती है, नेट प्रॉफिट कितना होता है, उसी नेट प्रॉफिट पर ही उनको टैक्स देना पड़ता है। जी सर, आईटीआर के बारे में भी आपसे यहाँ चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि करदाताओं को आईटीआर अगर वो देरी से भरते हैं तो ऐसे में क्या लेट फीस भी लगती है, और अगर लेट फीस लगती है तो ये कितनी हो सकती है, ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, मान के तो चला जाता है कि किसी ने आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न उस समय सीमा के भीतर फाइल करें। अगर वो समय सीमा के भीतर नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से उसकी सीमा होती है, मिनिमम पेनल्टी के लिए दी जाती है 1,000 रुपये उसको जमा करने के बाद कोई गिनती शुल्क नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए वो हैबिचुअल है और वो हमेशा ऐसा करता जा रहा है, तो उस पर शुरू में ही तो 20,000 की बात छोड़ दीजिए, फिर 5,000 लगाया जाता। फिर अगर वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाता है मामला, और उस पर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल उस पर विचार करके देखता है, और फिर उससे जो जरूरत होती है एप्रोप्रिएट फाइन उस पर इम्पोज कर देता है। लेकिन मिनिमम फाइन जो होती है लेट रिटर्न फाइल करने पर 1,000 तक होती है, जो 5,000 तक की कई बार स्थिति आती है, 5,000 तक जाता है। लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें छूट मिली होती है। जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, वो उनको थोड़ी छूट होती है कि वो कम थोड़ा और समय तक बढ़ा सकते हैं। अगर वो एप्लीकेशन दे दें कि मैं इन कारणों से नहीं कर पाया हूँ, तो उनको छूट मिल जाती है। लेकिन 60 साल से नीचे के लोग अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो उनको वो फाइन देना पड़ता है, उनके ऊपर एक पेनल्टी लगती ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको पेनल्टी लगाई जाती है। अब ये है कि वो उसका और तरीका बता देते हैं कि किन कारणों से हमने नहीं किया, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी इस चीज को कई बार एग्जम्प्ट भी कर देते हैं कि इनकी पेनल्टी न देनी पड़े। लेकिन अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट के बाद किसी ने फाइल किया है, तो 6 महीने के भीतर अगर कर देता है तो ठीक है 1,000, और नहीं तो उसकी सीमा बढ़ती है। सर, कई और चीज़ें हैं जो अपने दर्शकों के लिए हम समझना चाहेंगे यहाँ पर आपसे। सर, आयकर से संबंधित असाधारण निवासी कौन हो सकते हैं और इसका मकसद क्या है, इसको समझना चाहेंगे। देखिए, असाधारण निवासी तो ये हुआ कि जैसे आपने देखा कई हीरो हीरोइन यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और एक देश के नागरिकता और नहीं होगी, हाँ। वहाँ के भी नागरिक, हाँ। तो साल में वो कितने दिन रहते हैं यहाँ, कहते हैं कि कुछ दिन रहते हैं, और कुछ दिन वो बाहर चले जाते हैं, वो आमदनी वहाँ की दिखाते हैं। और मान लीजिए वो 10 साल की अवधि में 1 साल हिंदुस्तान में रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका हिंदुस्तान में कम ही रहना हुआ है। वो एक असाधारण निवासी हो गए, वो एक जनरल निवासी की तरफ नहीं हुए जैसे हम यहाँ रेगुलर रह रहे हैं। वो मान के चलते हैं कि हम कनाडा में रह रहे हैं, हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम इंग्लैंड में रह रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चियां जो जाते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने के लिए, वो नौकरी कर लेते हैं, भारत की नागरिकता को रखते रहते हैं, और वहां पर कई बार वो PR ले लेते हैं कनाडा से, या कहीं पर वो ग्रीन एक तरह से ग्रीन कार्ड ले लेते हैं। तो उनको ये मान के चला जाता है कि वो एक्सेप्शनल रेजिडेंट है, वो एक्सेप्शनल यहाँ के रेजिडेंट, वो उनको यह मान के चला जाता है कि ये रोजाना नहीं आते हैं और इनकी आमदनी का जरिया इस देश से न होकर के कहीं बाहर है। तो निश्चित रूप से आप उनको इस ढंग से नहीं ट्रीट कर सकते कि यहाँ से कमाया है पैसा, इस तरह से उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो कई बार कहते हैं कि 10 साल के भीतर अगर 729 दिन कोई आदमी भारत में रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो टैक्स की छूट उसको थोड़ी मिली होती है। लेकिन अगर वो बाहर ही रहता है और कुछ ही दिन को ले आता है, तो टैक्स उसको नहीं देना पड़ता है। इसको ये नॉन रेजिडेंट जो जिसको कहते हैं, ये एक्सेप्शनल रेजिडेंट लोग होते हैं, इनके सामान्य तौर पर असामान्य रूप से होते हैं कि उनको आप सामान्य नागरिक की तरह से नहीं सकते हैं। ऐसा एक प्रावधान है, और जिस प्रावधान का कई बार कई लोग लाभ लेते हैं। जी सर, ये भी बताएं कि कर मुक्त आय क्या है और वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। टैक्स फ्री इनकम लोग सामान्य तौर पर देखिए आपको कहते होंगे कि टैक्स फ्री इनकम। जी।
हमारी मान लीजिए कई बार ऐसा है कि कई जगह कंपनियां जो है नौकरी देती हैं, कई कंपनियों, मैं वेतन भोगियों को रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि हमको कंपनी ने नौकरी दिया है, हमको हमारा पैकेज होगा 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख रुपए पर एनम, या कई लोग करोड़ रुपया कहते हैं। तो उसमें कहते हैं कि हमारा जो इनकम है वो टैक्स फ्री इनकम। टैक्स फ्री का इनकम का मतलब कि वो कंपनी उस चीज को दे देती है और आपको टैक्स से मुक्त रखा जाता है। लेकिन आम आदमी जिसका टैक्स लगता है, जो टैक्स लगता है, उसके लिए टैक्स फ्री क्या हुआ? टैक्स फ्री वो हुआ जैसे वो प्रोविडेंट फंड में पैसा कितना करवा देता है, जैसे वो व्यक्ति LIC में कितना पैसा करवा देता है, जैसे वो HRA हाउस रेंट अलाउंस में कितना पैसा वो दे देता है, कितना पैसा उसका पर एनम में हर साल में खर्च होता है, LTA में लीज ट्रेवल अलाउंस में कितना पैसा वो खर्च करता है। वो जो तमाम तरह के अलाउंसेस होते हैं, उन्हीं अलाउंसेस में उसको कटौती कीजिए के लिए, और वो उनको टैक्स फ्री वो कई चीजें होती हैं जिनको की कहा जाता है कि ये टैक्स फ्री इनकम होता है, हम इस इनकम को नहीं रखते। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज होगी है वो एग्रीकल्चरल इनकम, जो कृषि की आय है वो टैक्स फ्री है। इस देश में जो 60 साल से ऊपर है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पा ही रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम में आपने सुना होगा, अखबारों में कई बार ऐसा आया कि कई लोग कहते हैं कि हमारी 50 लाख की आमदनी हुई, कहा कि गमले में खेती कर दिया, खेत में कहा खेती नहीं किया, गमले में खेती करके उसको एग्रीकल्चरल इनकम में देते। कई घूसखोर किस्म के ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके पास 1, 2, 4, 5, 10 बीघे जमीन होती है, और वो कहते हैं कि हमारी आमदनी जो हुई है, ये इनकम जो हमारी सैलरी की है, उस सैलरी में से आप इनकम टैक्स काट दीजिए, बाकी जितनी हमारे पास आमदनी हुई है वो हमारी कृषि की आय पर आमदनी हुई है। तो ये एक चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन ये हम आपको ये चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पर कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है, वो टैक्स मुक्त है, वो उस पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। जैसे गिफ्ट है, किसी की शादी पर, किसी की सालगिरह पर किसी ने कोई गिफ्ट दिया तो उस गिफ्ट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। वहां पर चला गया कि आपको कर दिया कि इसको शादी की सालगिरह पर या किसी के केवल जन्मदिन पर कोई लोग, कुछ लोग टैक्स देते हैं और टैक्स को मान दिया जाता है कि ये टैक्स फ्री है, इस पर कोई आपको कर नहीं देना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जिस पर खास तौर पर टैक्स मुक्त माना जाता है कि इसका लोग फायदा भी लेते हैं, और ये सचमुच होना भी चाहिए। ये जरूरी है कि किसी की शादी विवाह पर कोई आदमी किसी को टैक्स कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको टैक्स से मुक्त रखा जाना ही जरूरी होता है, क्योंकि इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। और ये टैक्स या कमाई का धंधा इस ढंग से नहीं किया जाना चाहिए कि आदमी को बहुत ज्यादा पिंच करने लगे, बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करने लगे। ये उद्देश्य भी होता है, टैक्स का उद्देश्य ये होता है कि समृद्ध जितने लोग होते हैं उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाए, जिससे इस समाज के कल्याण में और आर्थिक विकास में उस पैसे का उपयोग किया जा सके। यही उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य के लिए ही टैक्स फ्री इनकम कुछ अब किसानों के लिए आ गई। हाँ। जैसे उस समय जब ये 1961 का कानून जब बना था, तो उस समय सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। चलिए, लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, और वैसे भी क्योंकि समय हो चुका है परमानंद पांडे जी, और आज आपने जितनी भी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी है वो वाकई ऐसी जानकारी है जो शायद इससे पहले लोगों को इस बारे में इतने अच्छे रूप से, इतने सरल तरीके से कोई नहीं समझा सका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इसके साथ ही हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।